हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 9th जेंडर विद्यालय एवं समाज के टॉपिक लैंगिक भेदभाव जो हम पहले से पढ़ रहे हैं उसका आगे के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है लैंगिक भेदभाव से उत्पन्न अपराध अथवा कुप्रथाएं। लैंगिक भेदभाव करने से कौन कौन से अपराध और कौन कौन सी कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त है उनकी तरफ देखते हैं। पहला है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है ये बहुत बड़ी कुप्रथा है हमारे समाज की। दहेज प्रथा प्राचीन काल के समय से ही चली आ रही है, परंतु प्राचीन काल में इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग था। राजा महाराजा अपनी कन्या को विदा करते समय अपनी स्वेच्छा से और अपने हैसियत के अनुसार कुछ दक्षिणा दान और कुछ उपहार अपनी बेटी के साथ भेजते थे, परंतु इसका धीरे धीरे इसका रूप बदल गया और अब यह इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि लोग उपहार स्वरूप नहीं, मुंह से मांग करके अपनी बेटे का सौदा करवा करके लड़की के पिता से दहेज की मोटी रकम वसूल करते हैं। और समस्या यहाँ आ जाती है कि कुछ लोग देने में सक्षम है, वो इजीली दे देते हैं, परंतु जो लोग ऐसा कुछ देने में है सक्षम ना ही है उन लोगों के लिए बड़ी विपदा है, बड़ी परेशानी है। उनको बेटी को पैदा करने में, पुत्री को पैदा होने में ही उनको डर लगता है कि अगर हमारे यहाँ पुत्री पैदा होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा। इस प्रकार की सोच से ही लोग डर जाते हैं और लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है। इस प्रकार से ये लैंगिक भेदभाव का ही स्वरूप है एक तरीके से कि लड़के को चाहा जाता है और लड़की को मार दिया जाता है। इसमें दूसरी तरफ हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब यह है कि किसी भी स्त्री की कोख में ही ये पता कर लिया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, और अगर वो लड़की हुई तो उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, और लड़का हुआ तो उसको पुत्र को पैदा किया जाता है और खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस प्रकार की समस्या से भी लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लैंगिक भेदभाव के बढ़ जाने से ही इस प्रकार की घटनाएं घटती है, क्योंकि मन में पहले से ही भेदभाव है लोगों के कि पुत्री के लिए तो गलत सोच है, बुरे विचार है, और पुत्र के लिए अच्छी सोच है, अच्छे विचार है। तीसरा पॉइंट है इसका बाल विवाह। लैंगिक भेदभाव के कारण ही ये चीज़ें, बाल विवाह जैसी समस्या भी इसी के कारण आई है कि अगर लड़कियां पैदा होती है तो उनका छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, उनको शिक्षा भी नहीं प्रदान की जाती है, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई जाती है तथा उनका पालन पोषण भी अच्छी प्रकार से नहीं किया जाता है, और उनका जल्दी से जल्दी विवाह कर दिया जाता है छोटी उम्र में ही, जिससे कि वे लड़कियां बहुत ही परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। चौथा है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा आपने देखी होगी कि ये गांव में और अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है, पर ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा अच्छा हो के भी बहुत इसने विकराल रूप धारण कर लिया है कि स्त्रियों को पर्दे में ही रहने की सज़ा दी जाती है, सलाह दी जाती है, और ये उनके लिए सज़ा बन गई है, क्योंकि उसमें पर्दा करने से उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अपने बारे में सोचने का अधिकार नहीं है, उनको घर परिवार के लिए कुछ करने का अधिकार नहीं है, कोई राय देने का अधिकार नहीं है, रोजगार करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ पर्दे में उनको रखा जाता है और उनको जीवन के प्रति कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। एक तरीके से ये उनके लिए बंधन का रूप धारण कर चुका है। फिर है डायन प्रथा। डायन प्रथा अधिकतर अपन गांव में देखते हैं कि किसी स्त्री को कोई गलत कार्य अगर उसके द्वारा हो जाता है, या कोई किसी भी कारण से किसी स्त्री को डायन मान लिया जाता है और फिर उसे प्रताड़ित किया जाता है।
कि अगर किसी स्त्री के द्वारा कोई काम करते करते कुछ गलत हो गया या किसी भी प्रकार से एक गलत परंपरा गांव में बना रखी है कि उसके माध्यम से स्त्री को डायन बताकर पूरे गांव के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये भी लैंगिक भेदभाव का ही प्रभाव है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, लैंगिक भेदभाव का समाज पर प्रभाव। कि जो लैंगिक भेदभाव हो रहे हैं या होता है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का तो पूरे समाज पर ही प्रभाव पड़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां जो है उनके मन में भी ये बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है और वो भी इसी चीज़ की जैसे हो जाते हैं और वो भी लैंगिक भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। पहला इसका प्रभाव है कन्या भ्रूण हत्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्याएँ होती है। ये जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, टेक्निकल जो सोनोग्राफी मशीनें वगैरह है, इनके द्वारा गर्भवती महिला के गर्भ में ही जान लिया जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या लड़की है। जैसे ही उनको पता चलता है कि वो लड़का है तो उसको सुरक्षित और अच्छे से जन्म दिया जाता है, जबकि अगर पता चलता है कि वो कन्या है तो उसको भ्रूण अवस्था में गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये कन्या भ्रूण हत्या होती है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इससे सिर्फ लड़कों को जन्म देने और लड़कियों को मार देने की जो ये कंडीशन है, इससे बहुत तरीके की समस्याएं हमारे देश में, समाज में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसको लोग मतलब उसको अनदेखा कर देते हैं और फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसके आगे है असंतुलित लिंगानुपात। जब कन्या भ्रूण हत्या होती है या लड़कियों को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है कि जिनसे लड़कियां कम हो रही है और लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की घटना से ये असंतुलित लिंगानुपात की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लड़कों की चाह तथा लड़कियों की उपेक्षा लिंगानुपात की समस्या को उत्पन्न करती है। हम देखें तो सन 1991 में 1000 लड़कों के साथ 947 लड़कियां थीं। यानी कि हमारे जो लिंगानुपात का रेशो था वो 1000 लड़कों पे 947 था। उसके बाद 2001 में आते आते ये 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां ही रह गई। यानी कि लिंगानुपात जो है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया और यह समस्या आज भी और बढ़ती ही जा रही है। ये देश के लिए बहुत भयानक समस्या है। इसके आगे हम चलते हैं, मानसिक कुप्रभाव। समाज पर मानसिक कुप्रभाव का बहुत फ़र्क पड़ता है। लैंगिक भेदभाव से महिला वर्ग को सदैव निम्नतर आंका जाता है तथा उनकी उपेक्षा तथा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिससे कि वह मानसिक रूप से हीन भावना की शिकार हो जाती है। जब आप देखेंगे कि समाज में, घर में, परिवार में हमेशा स्त्रियों, महिलाओं, लड़कियों की उपेक्षा की जा रही है तो उनमें कहीं ना कहीं एक गलत भावना, हीन भावना अपने आप के लिए पैदा हो ही जाती है। यह उनके मन व मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालता है। कई बार तो स्त्रियां इस प्रताड़ना से अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठती हैं तथा गलत कदम उठा लेती है। वो कोई आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कदम उठा लेती है। इस प्रकार से जो लैंगिक भेदभाव है इसका समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी आगे की तरफ चलते हैं हम, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के उपाय, कि इसके लिए हम कैसे उपाय कर सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव की समस्या समाप्त हो जाए। वैसे तो ये बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक एक व्यक्ति के जाके मानसिकता बदल देना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु पहला देखते हैं जन शिक्षा का प्रसार। अर्थात सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए तथा लड़का लड़की का जो भेद है उसके बारे में बताया जाए कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। इस प्रकार की शिक्षा दी जाए
और जैसे ही हमारे समाज शिक्षित हो जाएगा तो शायद इस समस्या का थोड़ा सा रूप बदल जाए। फिर दूसरा है बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना चाहिए, क्योंकि एक बालिका खुद शिक्षित होगी, वो जब महिला बनेगी तो वो अपनी बालिका को भी शिक्षित करेगी, फिर वो अपनी बालिका को भी शिक्षित करेगी। इस प्रकार से एक चैन बन जाएगी। इसके माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति एक माता अच्छे से जागृत होगी, तो सभी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त हो पाएगी और शायद लैंगिक भेदभाव की जो समस्या है ये समाप्त होने। फिर आगे है बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना। कई जगह बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, केवल शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती है, उनको रोजगार आदि के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, या रोजगार चुनाव का कोई अधिकार नहीं होता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार से अगर बालिकाओं के लिए पृथक से व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जाए तो वो जो एक अभिभावकों की सोच होती है कि हम लड़कों के साथ इनको विद्यालय नहीं भेजेंगे या लड़कों के साथ इनको हम शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सोच से परे हटकर वे अपनी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करवा पाएंगे। और इसके माध्यम से जो बालिकाएं हैं, इन विद्यालयों के माध्यम से बालिकाएं रोजगार संबंधी व्यवसाय संबंधी शिक्षा प्राप्त कर पाएगी, जिससे कि वे अपना रोजगार स्वयं कर सकेगी, व्यवसाय कर सकेगी, कुछ उनको आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जिससे कि लोगों का नज़रिया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बदलेगा कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से ऐसे विद्यालयों की स्थापना उनके लिए करनी चाहिए। आगे है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज द्वारा जो हमने पहले कुप्रथाएं पढ़ी है अभी, उन कुप्रथाओं पर समाज द्वारा रोक लगाई जाए। इसके द्वारा भी लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।